हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल फटाफट पढ़ाई में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग जेनेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को पता होगा 38 चैप्टर है अपने बायोलॉजी में, जिसमें से 37 चैप्टर को हम लोगों ने कवर कर लिया है और आज का ये अपना लास्ट चैप्टर है, तो इसे भी अब हम लोग बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो पहला क्वेश्चन है, देखो अपना एंटीराइनम। एंटीराइनम में पहली बात याद रखना, अपूर्ण प्रभाविता पाई जाती है, तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो देखो एंटीराइनम में लाल पुष्प को श्वेत पुष्पों के साथ प्रजनन किया। F1PD में हम लोगों को गुलाबी पुष्प प्राप्त हुए, किस कारण? अपूर्ण प्रभाविता के कारण। जब गुलाबी पुष्पों को स्वपरागित किया गया तो F2PD में हम लोगों को श्वेत, लाल और गुलाबी पुष्प प्राप्त हुए। कौन सा कथन गलत है ये बताना है। पहला है, देखो इस प्रयोग में पृथक्करण का नियम लागू नहीं होता है। तो देखो एंटीराइनम में अभी अभी मैंने बोला है अपूर्ण प्रभाविता होती है और इस प्रयोग में पृथक्करण का नियम भी लागू होता है। क्यों? क्योंकि जब F1PD में हम लोगों को गुलाबी पुष्प प्राप्त होते हैं, इन्हें हम लोग स्वपरागण कराते हैं, सेल्फ पोलिनेशन, तो F2PD में हम लोगों को श्वेत, लाल और गुलाबी पुष्प प्राप्त होते हैं। और यह दर्शाता है कि युग्मक शुद्ध होते हैं, आपस में मिलते नहीं हैं। इसका मतलब जो है इनमें पृथक्करण का नियम लागू होता है। इसने कहा लागू नहीं होता है और हम लोगों को बताना था गलत, तो पहला ही अपना आंसर करेक्ट होगा। बाकी जो अगले तीनों है वो सही है। देखो प्रभाविता के नियम का अनुसरण नहीं करता है, सही बात है। F1 में जो है गुलाबी रंग अपूर्ण प्रभाविता के कारण आया, बिल्कुल सही बात है, सबसे पहले मैंने यही बात की थी। फोर्थ देखो F2PD में 1/4 रेड, 2/4 गुलाबी और 1/4 जो है वो श्वेत आते हैं। ये कैसे आता है? देखो सबसे पहले हम लोगों ने रेड फ्लावर को वाइट फ्लावर से क्रॉस करवाया, तो हम लोगों को F1PD मिलती है यहाँ पर। क्या? F1 फीलियल 1PD, जो कि क्या आती है? ये आती है RW, जो कि किस कलर के थे? गुलाबी कलर के थे। किस कलर के थे? गुलाबी कलर के। अब मैं आगे का आगे कर रहा हूँ। जो हमें F1PD मिली उसका हम लोग स्वपरागण कराते हैं, क्या? सेल्फ पोलिनेशन। तो हम लोगों को क्या मिलती है यहाँ पर? F2PD मिलती है। क्या? F2PD यहाँ पर हम लोगों को मिलेगी, जो कुछ इस तरीके से होगी। देखो R का R से क्रॉस होने पर रेड मिलेगा, R का W से RW, W का R से RW और W का W से क्रॉस होने पर W। तो यहाँ पर रेड मिला, जो कि 4 में से 1 रेड, तो 1/4 रेड है। 4 में से 1 वाइट, तो 1/4 वाइट है, ठीक है। और 4 में से 2 जो है वो गुलाबी कलर के थे, तो 2/4 जो है वो गुलाबी है। तो ये भी अपना सही है। तो गलत पूछा था, गलत कौन सा था फर्स्ट, तो ए अपना इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चले। देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपना। अगला क्वेश्चन है गलत कथन चुनना है, ठीक है। और पहला है हम लोगों का, मानव नरों में एक लिंग गुणसूत्र दूसरे की अपेक्षाकृत बहुत छोटा होता है, और ये सही बात है, ठीक है। X और Y में से Y जो है वो छोटा होता है, तो पहला ऑप्शन सही है। लेकिन हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को अनुचित या गलत कथन चुनना है, तो पहला अपना आंसर नहीं होगा। उसके बाद भी देखो नर फल मक्खी जो है वो विषम युग्मकी होती है, सही बात है, तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है, नर टिड्डों में 50% स्पर्म या शुक्राणु में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, और ये भी अपना सही बात है, तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। तो आंसर तो ऑटोमेटिक डी होना है, जो कि गलत है। देख लो डी ऑप्शन क्या है। डी ऑप्शन है, देखो पालतू मुर्गों में संतति का लिंग शुक्राणु के प्रकार पर निर्भर करता है, ना कि अंडाणु पर। तो ये मैं कह सकता हूँ गलत है। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य है उसमें जो लिंग का निर्धारण है वो नर स्पर्म से होता है, जबकि मुर्गे और पक्षियों के अंदर जो लिंग जो है वो ओवम पर निर्भर करता है, ना कि स्पर्म पर। तो ये गलत है और यही अपना करेक्ट आंसर है,
ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन है, नीट 2019 में आया हुआ। देखो क्या है, जेनेटिक मैप, आनुवंशिक मानचित्र के निर्माण के लिए कौन सी मानचित्र इकाई सेंटीमॉर्गन अपनाई गई। तो देखो सेंटीमॉर्गन में जो है पहला बोल रहा है 50%, दूसरा है 10%, तीसरा है 100%, लास्ट है 1% क्रॉसिंग ओवर को निरूपित करते हुए गुणसूत्रों पर जीनों के बीच की दूरी की एक इकाई। तो इसका सीधा सा याद रखना, ये 1% था, तो अपना इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन होगा, डी करेक्ट होगा, और ये याद ही रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन देखो, इसके बाद अपना क्या है, अगला क्वेश्चन है देखो, जीनों के बीच दूरी के मापन के रूप में एक ही गुणसूत्र पर जीन युग्मकों के बीच पुनर्योजन की आवृत्ति की व्याख्या किसके द्वारा की गई। तो ये याद रखना है हम लोगों को कि अल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट द्वारा जो है ये व्याख्या की गई थी, तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से नीट 2019 का। आप देख रहे हो कि शुरुआत के जो 5 क्वेश्चन हैं वो पांचों के पांचों क्वेश्चन जो है वो नीट 2019 में ही है, तो अच्छा वेटेज वाला चैप्टर है और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बस थोड़ा टफ माना जाता है इसे, लेकिन मेरे हिसाब से तो इतना भी नहीं है जितना माना जाता है। तो देखो अपना 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, वह है आनुवंशिक विकार, जेनेटिक डिसऑर्डर बताना है जिसमें एक व्यक्ति में मुख्यतः पुरुष विकास होता है, मादा लक्षण होते हैं, यानी विकास पुरुष हो रहा है और लक्षण मादा जैसे हैं, और बांझ होते हैं। कौन सा ये है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो कौन सा ऑप्शन होगा अपना, सी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा। और आप लोगों को पता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जो है एक गुणसूत्र, एक एक्स क्रोमोसोम, एक्स गुणसूत्र जो है वो अधिक हो जाता है। हम लोगों में जो है 44 ऑटोसोमल गुणसूत्र प्लस XY 2 लिंग गुणसूत्र होना चाहिए। इसकी जगह पर अपने में जो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में 44 प्लस XXY यानी एक X क्रोमोसोम जो है वो अधिक होता है, ठीक है। और इस कंडीशन को हम लोग पता है क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं गायनेकोमेस्टिया। इसके अलावा यहाँ पर मैं ना एक बात और करना चाहूँगा, आगे क्या पता क्वेश्चन भी आ जाए उस पर, लेकिन फिर भी आप लोगों को वो चीज़ क्वेश्चन आए ना आए वो चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, क्योंकि नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। एक वर्ड है बार बॉडी। बार बॉडी क्या होता है, बार बॉडी जो है, जो अभी मैंने बताया 44 प्लस क्या होता है XY, लेकिन क्लाइनफेल्टर में होता है XXY, एक X गुणसूत्र अधिक होता है, जिसमें से एक जो है वो बार बॉडी होती है। टोटली जो बात है वो बात ये है, जितने अपने अंदर X क्रोमोसोम होंगे उनमें से एक को छोड़ दो, बाकी सब बार बॉडी है। जैसे कि एक फीमेल में XX होता है तो इसमें से एक बार बॉडी है। अगर किसी में ये आ रहा है, और क्वेश्चन दे दिया नीट में कि आपके पास 3X है, तो इनमें से बार बॉडी कितनी है, तो एक को छोड़ दो, बाकी जो 2 है वो बार बॉडी है। तो समझ रहे हो बार बॉडी क्या है, मतलब जितने X है उनमें से एक में छोड़ दो, बाकी जो जितने भी X आपको दे वो सब बार बॉडी है। तो बार बॉडी काउंटिंग करना आपको आना चाहिए। इसके अलावा देखो, जैसे क्वेश्चन पूछ ले नर में कितनी बार बॉडी होती है, तो नर के अंदर जो है 44 प्लस XY होता है। तो अगर एक X को हम लोग छोड़ देंगे तो बार बॉडी 0 बचेगी, क्योंकि बार बॉडी जो है वो एक X के अलावा जितने X क्रोमोसोम है वो बार बॉडी होते हैं। इसी तरीके से पूछे एक सामान्य मादा में कितनी बार बॉडी होती है, तो मादा का जो होता है 44 प्लस XX, तो एक को छोड़ दो, बाकी ये जो है एक बार बॉडी है। तो एक नॉर्मल महिला में बार बॉडी एक होती है। और आप लोगों को पता है कि ये कहा जाता है कि जितनी बार बॉडी अधिक होती है उसमें मेंटल रिटार्डेशन उतना ही अधिक होता है। इसीलिए तो हम लोग ये भी कहते हैं कि महिला जो है वो आधी पागल होती है, क्योंकि उसका जो रिलेशन है वो इसी बार बॉडी से है। बार बॉडी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही मेंटल रिटार्डेशन अधिक होगा, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बार बॉडी क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है।
तो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भैया, नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत रूप से सुमेलित है, यानी गलत रूप से चुना हुआ है। पहला है देखो, XO प्रकार का लिंग निर्धारण टिड्डे में होता है, सही बात है, हम लोगों को गलत चुनना है, तो अपना ये ऑप्शन तो नहीं होगा ए। बी है एबीओ रक्त समूह है, सह प्रभाविता दर्शाता है, बिल्कुल दर्शाता है। एबीओ रक्त समूह प्रभाविता भी दर्शाता है, सह प्रभाविता भी दर्शाता है, इसके अलावा बहुयुग्म विकल्पिता भी दर्शाता है। पूछ ले तो याद रखना है हम लोगों को, ठीक है। तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा क्योंकि हम लोगों को गलत बताना है। सी है मटर में मंड संश्लेषण बहुविकल्पी, ये अपना गलत है। मटर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो अपना जो करेक्ट आंसर है वो यही है। इसके अलावा सहलगनता की खोज TH मॉर्गन ने की थी, ड्रोसोफिला पर अपने प्रयोग किए थे, तो ये भी सही है। तो अपना गलत कौन सा होगा, सी, और सी ही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन है देखो, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित अभिलक्षणों में से कौन से मनुष्य में रुधिर वर्गों की वंशानुगति को दर्शाता है। तो देखो, ब्लड के लिए मैंने अभी अभी कहा था, क्या कहा था कि ब्लड में प्रभाविता भी पाई जाती है, ब्लड में जो है सह प्रभाविता भी पाई जाती है, बहु विकल्पिता या फिर बहु एलील बहुयुग्म विकल्पिता भी पाई जाती है, यानी एक भी है, दो भी है, तीन भी है। अपूर्ण प्रभाविता ब्लड में नहीं पाई जाती है, बहुजीनी वंशानुगति नहीं पाई जाती है। सॉरी एक मिनट, हाँ, जो बहुजीनी वंशानुगति है नहीं पाई जाती है, अपूर्ण प्रभाविता नहीं पाई जाती है, ये तीनों अपने पाई जाती है, ठीक है। तो अपना कौन सा होगा, 1, 2 और 3 किस में है, ये देखो 1, 2, 3, बी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखो, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, सह प्रभाविता, बहुयुग्म विकल्पिता, प्रभाविता। देखो, जैसे प्रभाविता की बात करूँ तो किसी में जीन आई ए और IO ये जीन है, तो उसका ब्लड ग्रुप जो है वो होता है A, इसका मतलब है AO पर प्रभावी होता है। इसी तरीके से किसी में एक जीन I पर A भी है और IB भी है, तो इसका जो ब्लड ग्रुप है वो है B। इसका मतलब A और B दोनों अपने आप को स्वतंत्र रूप से दर्शाते हैं, तो इसे हम लोग सह प्रभाविता कहते हैं। दोनों जीन अपने आप को साथ में दर्शाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद। देखो, क्वेश्चन नंबर 8, एक स्त्री में X गुणसूत्र में X संलग्न अवस्था, यह गुणसूत्र किस में वंशानुगत होती है, यह गुणसूत्र किस में वंशानुगत होती है, ये हम लोगों को बताना है। तो देखो, जो मैं बात करूं, एक स्त्री है, वाहक स्त्री मान लो आप लोग। देखो, एक स्त्री में X गुणसूत्र में X संलग्न अवस्था है, X संलग्न अवस्था है, यह गुणसूत्र किस में वंशानुगत होती है। तो देखो, मान लिया कि एक वाहक स्त्री है जो कि कलर ब्लाइंडनेस के लिए जिम्मेदार है, तो उसको मैंने CX से डिनोट कर दिया। ये क्या है, ये है वाहक वेक्टर। और एक सामान्य नर है जिसका जीनोटाइप है XY, ठीक है। संतति हम लोगों को क्या मिलेगी, ये XCY, ये क्या होगा, वाहक। ये क्या होगा, नर रोगी। ये क्या होगा, XX सामान्य महिला, सामान्य पुत्री। और ये क्या होगा, XY सामान्य पुत्र। ये चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। अब इतना टाइम भी नहीं है कि मैं आप लोगों को समझा सकूँ ये चीज़, ठीक है, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम बहुत पास है, 17 जुलाई को ही है, तो ये चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। देखो, तो देखो, इसमें ये है वाहक पुत्री, ये है रोगी पुत्र, और ये दोनों जो है एक सामान्य पुत्र और सामान्य पुत्री, ठीक है। तो इस हिसाब से अब हम लोग देखेंगे। देखो, हम लोगों से क्या पूछा था, गुणसूत्र किस में वंशानुगत होते हैं। पहला है केवल पोता पोतियों या नाता नातिन में, तो ये तो नहीं है। दूसरा है केवल पुत्रों में,
पुत्रों के साथ साथ पुत्रियों में भी गया था। देखा था आप लोगों ने XCX कंडीशन बनी थी जो कि वाहक पुत्रियां थी, और एक जो है आपने बना था XY और इस पर था C। तो नर पुत्र और पुत्री दोनों में ही वंशानुगत हो रही हैं। तो ऐसा ऑप्शन देखो अपना डी है, पुत्र और पुत्रियों दोनों में। डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर चले तो देखो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, नीट 2017 में आया हुआ। थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया, जिसे हम लोग दात्र कोशिका अरक्तता भी कहते हैं, दोनों ग्लोबिन अणु के संश्लेषण में समस्या के कारण होता है। उचित कथन का हम लोगों को चयन करना है। तो देखो पहला है अपना, दोनों ग्लोबिन श्रृंखला संश्लेषण की गुणात्मक त्रुटि के कारण होता है, नहीं। दोनों ग्लोबिन श्रृंखला संश्लेषण की परिणात्मक त्रुटि के कारण होता है, नहीं। सी है, थैलेसीमिया ग्लोबिन अणुओं के कम संश्लेषण के कारण होता है, बिल्कुल सही बात है। और डी बोल रहा है सिकल सेल एनीमिया ग्लोबिन अणु में परिणात्मक समस्या के कारण होता है। तो देखो सिकल सेल एनीमिया तो है एक बिंदु उत्परिवर्तन की दशा है, पॉइंट म्यूटेशन की कंडीशन है, और जबकि थैलेसीमिया ग्लोबिन अणुओं के कम संश्लेषण के कारण होती है। तो इस हिसाब से अपना जो है सी आंसर जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर चले। देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगला क्वेश्चन अपना, यदि एक पति, अच्छा क्वेश्चन है, नीट 2017 में ही आया हुआ है। यदि एक पति एवं पत्नी का जीनोटाइप IA, IB एवं IA और स्मॉल i है। स्मॉल i को हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, I के ऊपर O लिख दे तो वो भी एक ही बात है। ठीक है, अब हम लोगों को बताना क्या है वो देखो, इनके बच्चों के रुधिर वर्गों के कितने जीनोटाइप एवं फिनोटाइप संभव है। तो देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ब्लड ग्रुप में ब्लड ग्रुप आप लोगों को निकालना आना चाहिए, नहीं आता है तो मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ, बाकी आप लोग खुद से भी सीखना, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों को ब्लड ग्रुप सिखा सकूं, निकालना बता सकूं। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। हमारे पास क्या है, जीनोटाइप है IA, IB। ठीक है, दूसरा जीनोटाइप जिसके साथ क्रॉस करवाना है वो है IA और स्मॉल i, जिसे मैं IO से लिख रहा हूँ, एक ही बात है, कोई अलग बात नहीं है। तो देखो इसमें वही करना है जो हम लोग बार बार कर रहे हैं, वही इसमें करना है, कुछ नया नहीं करना है। देखो IA का IA से करेंगे तो IA और IA, और दोनों IA है, AA वाली जीन है, इसका मतलब ब्लड ग्रुप जो है वो होगा A। कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा, A। IA का IO से करेंगे, सॉरी, इसका अगर इस जीन से होगा तो क्या आएगा, IA और IO। इस कंडीशन में भी जो ब्लड ग्रुप आता है वो A ही आता है, तो ये भी ब्लड ग्रुप A है। फिर IB का IA से करने पर IA और IB, ये आ गई सह प्रभाविता वाली कंडीशन, जिसमें हम लोगों को AB ब्लड ग्रुप मिलता है, और इसका इससे करवाने पर IB क्या मिलेगा, IB और IO, तो ये जो है B ब्लड ग्रुप मिलेगा। अब मैं बात करूँ, देखो हम लोगों को क्या मिला, इस जीनोटाइप से हम लोगों को एक A ब्लड ग्रुप मिला, एक जो है लास्ट में क्या मिला, A मिला, दूसरा भी A था, तीसरा AB था, और चौथा B ब्लड ग्रुप था, ये मिला है हम लोगों को। तो देखो जीनोटाइप और फिनोटाइप की बात करूँ, फिनोटाइप में देखो 2 A है, एक AB है और एक B है, यानी एक लक्षण प्ररूप ये है, एक ये है, एक इस टाइप का है। तो जो फिनोटाइप हम लोगों को मिला है वो मिला है क्या मिला है, फिनोटाइप में हम लोगों को 3 फिनोटाइप मिले हैं। ठीक है, और अब मैं बात करूं जीनोटाइप की, तो जीनोटाइप देखो, जीनोटाइप कितने तरह के हैं, जीनोटाइप है, जीनोटाइप जो है वो अपने पास ही आया था, देखो IA IO। ठीक है, एक आया था IA IA,
ये जीनोटाइप चल रहे हैं, ठीक है, IB और IA जो बी ब्लड ग्रुप में ना, और एक IB और IO। इस तरीके से अपने पास जो जीनोटाइप आया, जीन प्रारूप, वो तो 4 तरह के आए और फिनोटाइप जो है वो 3 तरह के आए हैं। तो अपना जो है C ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है, समझ में आया? अगले क्वेश्चन पर चलें। तो देखो अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है देखो अपना, अगला क्वेश्चन है देखो अपना क्या है। एक रोग जो एलिंग सूत्र प्राथमिक अवियोजन के कारण होता है कौन सा है? तो देखो एलिंग के कारण जो है कौन सा होता है वो देखो, पहला है डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर, टर्नर सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया। तो देखो इनमें जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है वो क्या है? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जो है वो एक्स लिंक रिसेसिव है, ठीक है, और टर्नर सिंड्रोम भी सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है। सिकल सेल एनीमिया जो है वो पॉइंट म्यूटेशन है, बिंदु उत्परिवर्तन के कारण होता है। तो ये तीनों ऑप्शन अपने नहीं होंगे। बच गया डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है वो 21वें क्रोमोसोम में ट्राइसोमी, किससे? ट्राइसोमी, 21वें क्रोमोसोम में ट्राइसोमी होने से होता है, ठीक है। तो इसका एलिंग प्राथमिक अवियोजन के कारण जो है अपना ए डाउन सिंड्रोम होगा, ठीक है, ठीक है। इसमें जो है अब कुछ पॉइंट और है, इसमें जो है वो 47 गुणसूत्र हो जाते हैं 46 की जगह, जिसमें जो है 44 + XXY बताया था। इसके अलावा देखो डाउन सिंड्रोम नाम का ही डाउन सिंड्रोम है, इसमें भी 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, जिसमें 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण होता है। टर्नर सिंड्रोम जो है उसमें जो है 45 गुणसूत्र हो जाते हैं, वो कुछ इस प्रकार होता है टर्नर सिंड्रोम 44 + X + 0। यहाँ यानी कि एक जो गुणसूत्र है वो गायब हो जाता है, तो टोटल जो है 44 और 1 45 और 46वां गुणसूत्र जो है आता ही नहीं है इसमें, तो टोटल 45 गुणसूत्र ही रह जाते हैं, ठीक है। क्लियर है, इसका अपना ए आंसर करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर चलें। अच्छा क्वेश्चन था भैया। अगला क्वेश्चन फिर से नीट 2017 का है। देखो नीट 2017 में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नीट 2017 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मटर के कौन से लक्षण पर मेंडल द्वारा अपने प्रयोग में विचार नहीं किया गया था? तो मेंडल द्वारा जो विचार नहीं किया गया था वो बताना है। तो देखो मेंडल ने कौन कौन से लिए थे उस पर बात करूं। मेंडल ने तने की लंबाई ली थी, लंबा और बोना, बीज का कलर लिया था हरा और पीला, इसके अलावा जो है बीज की आकृति झुर्रीदार या गोल, फली का रंग हरी या पीली, फली की आकृति फूली या सिकुड़ी, इसके अलावा जो है पुष्प का रंग और पुष्प की स्थिति, ये लक्षण मेंडल ने लिए थे। तो इनमें से कौन सा नहीं लिया था? मूल रोम जो है ये लक्षण मेंडल ने इस पर विचार नहीं किया था, ये नहीं लिया था, तो अपना बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पर चलें। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, नीट 2017 में ही आया हुआ है कि मेंडल के संकर के प्रयोग कौन सी अवधि में किए गए थे? तो बहुत ही अच्छा और याद रखने वाला क्वेश्चन है। डायरेक्ट के मेंडल ने अपने संकरण के प्रयोग किए थे 1856 से 1863 में, और इसके प्रयोग जो है वो पब्लिश कब हुए थे? तो पब्लिश हुए थे 1865 में। ये तीनों बातें दोनों बातें आप लोगों को याद रखना है। पहला कब किए थे? 1856 से लेकर 1863 तक, 7 साल तक मेंडल के प्रयोग चले थे, ठीक है, और 1865 में पब्लिश हुए थे। इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है। इसके अलावा मेंडल ने अपने प्रयोग में 7 लक्षण लिए थे। कौन से, कितने लक्षण लिए थे? 7, जिसकी अभी हम लोगों ने बात भी की थी। तने की लंबाई, बीज का रंग, बीज की आकृति, फूल का रंग, फूल की आकृति, पुष्प का रंग और पुष्प की स्थिति, ये जो है मेंडल ने लक्षण लिए थे। 1856 से 1863 तक प्रयोग चले, 1865 में पब्लिश हुए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद, नीट सेकंड 2016 में आया हुआ है। उस क्रियाविधि को जिनके कारण एक जीन एक सहलग्नता समूह है से दूसरे सहलग्नता समूह को
चला जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। जिसमें एक जीन एक संलग्न समूह से दूसरे संलग्न समूह पर चला जाता है, ट्रांसलोकेशन कहलाता है। ठीक है, हिंदी में इसे हम लोग स्थानांतरण कहते हैं। तो अपना कौन सा आंसर करेक्ट होगा? ए करेक्ट होगा, स्थानांतरण। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक वर्णांध, कलर ब्लाइंडनेस का क्वेश्चन है भैया। एक वर्णांध पुरुष एक ऐसी स्त्री से विवाह करता है जो सामान्य रंग दृष्टि के लिए समयुग्मजी है। उनके पुत्र के वर्णांध होने की संभावना क्या होगी? तो देखो, जैसा जैसा क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे करते चलो, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम लोगों से कहा है वर्णांध पुरुष। वर्णांध पुरुष है यानी कि इसका जो जीनोटाइप होगा वो होगा ये XCY। ठीक है, ऐसी स्त्री से विवाह किया है जो सामान्य रंग दृष्टि के लिए समयुग्मजी है। समयुग्मजी है यानी कि इसका जो जीनोटाइप है वो ये होगा, ये इसका क्रॉस हम लोग करा रहे हैं किससे? X और X से इसका क्रॉस करवा रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, X और X से इसका क्रॉस करवा रहे हैं। हम लोगों को जो है उनके पुत्र कितने वर्णांध होंगे वो बताना है। ठीक है, पुत्र में वर्णांधता देखो, इसका इससे होगा, वही जो बार बार कर रहे हैं हम लोग वही करना है, कुछ नया नहीं करना है। तो XCX यानी कि ये क्या है? वाहक पुत्री है। क्या है? वाहक पुत्री है। ठीक है, तो ये जो है अपने पास वाहक पुत्री मिली हम लोगों को। ये इससे करेगा तो ये भी सेम ही आएगा, XCX आएगा, तो ये भी वाहक पुत्री आएगी। जब ये इससे करेगा तो ये XY आएगा, नॉर्मल पुत्र, सामान्य पुत्र। ये इससे करेगा तो भी XY आएगा, तो ये भी सामान्य पुत्र है। तो पुत्र में वर्णांधता होने की संभावना कितनी है? 0%। इसके अलावा स्त्री में पूछ ले तो वाहक थी दोनों, रोग उनमें भी नहीं था, वो भी लेकिन वाहक दोनों थी। ठीक है, क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 सही कथन हम लोगों को चुनना है। सही चुनना है तो पहला ऑप्शन देखो क्या है? हीमोफीलिया लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है। बिल्कुल सही बात है। हीमोफीलिया जो है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है, एक्स लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है। बिल्कुल सही बात है, तो पहला अपना सही है। तो जिसमें ए ऑप्शन नहीं है वो काट दो। देखो, इसमें ए है, इसमें ए है, इसमें है, इसमें ए नहीं है, तो ये अपना आंसर नहीं होगा। हम लोगों को सही कथन चुनना है। चलो दूसरा देखो, बी, डाउन सिंड्रोम असुगुणिता के कारण होता है। सही बात है या फिर गलत बात है? बिल्कुल सही बात है। क्या? असुगुणिता। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? 44 प्लस X0 जो कि एक असुगुणिता के कारण होता है। तो बी भी अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ए सही है, बी सही है, और ए और बी ये पहले ही कट कर दिया था। इसमें बी नहीं है, ये नहीं होगा, इसमें बी नहीं है, ये भी नहीं होगा, तो अपना आंसर कौन सा होगा? बी करेक्ट होगा, क्योंकि बी है। सी आप लोग देख लो, फिनाइल कीटोन्यूरिया एक एलिंग सूत्री अप्रभावी विकार है। बिल्कुल सही बात है। सिकल सेल एनीमिया एक्स संलग्न बता रहा है। मैंने क्या कहा था? बिंदु उत्परिवर्तन पॉइंट म्यूटेशन के कारण होता है, तो ये गलत है। बाकी ऊपर वाले तीनों सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखो। इसके बाद अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, फिर से वही मेंडल वाला पोर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेंडल, संलग्नता, ठीक है, और इस चैप्टर में जो डिजीज़ है, क्लाइनफेल्टर, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया, ये जो है इनको तो बिल्कुल अच्छे से कवर करना है। ठीक है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से कवर करना है। मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग देखोगे कि इस चैप्टर में यहीं से आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखो। एक लंबे तद्रूप प्रजनन उत्थान मटर पादप एक लंबे तद्रूप प्रजनन उत्थान मटर पादप को एक बोने तद्रूप प्रजनन उत्थान मटर पादप से संकरित किया गया F1PD, और जब F1PD को स्वपरागित किया गया तो F1 पौधों को स्वपरागित करने पर जीन प्ररूप जीनोटाइप पूछा है।
तो देखो चलो अभी कर देते हैं। करना क्या है, सबसे पहले तद्रूप प्रजनन सम लंबे पौधे यानी शुद्ध टोल, शुद्ध लंबे कैपिटल टी कैपिटल टी, तद्रूप प्रजनन सम बोन्य पौधों का क्रॉस करवाया तो F1PD जो मिलती है वो हम लोगों को मिलती है कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसमें हमें सारे के सारे पौधे F1PD में जो है वो लंबे मिलते हैं। फिर कह रहा है कि जो F1PD में लंबे पौधे मिले हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका स्वपरागण कराना है। स्वपरागण करवाएंगे तो हम लोगों को F2PD में क्या मिलेगा, ये मिलेगा लंबा, शुद्ध लंबा। इसका इससे करेंगे, किसका, इसका इससे करेंगे तो ये मिलेगा अशुद्ध लंबा, ये लंबा और ये स्मॉल टी बोना। जीनोटाइप हम लोगों से पूछा है। देखो फिनोटाइप पूछे तो क्या होगा, फिनोटाइप 3 लंबे 1 बोना, तो फिनोटाइप है 3:1। और जीनोटाइप क्या हो गया, जीनोटाइप क्या हो गया, जीनोटाइप इनका होगा देखो क्या कि एक जीनोटाइप ये है कैपिटल टी, 2 विषम युग्मजीय है कैपिटल टी स्मॉल टी तो रेशो 2, और एक जो है स्मॉल टी तो 1। तो जीनोटाइप है 1:1:1 और फिनोटाइप है 3:1। हम लोगों से जीनोटाइप पूछा है जीन प्रारूप, तो क्या होगा, ये तो गलत है, ये भी नहीं होगा, ये है 1:1:1 लंबे समयुग्मजी। लंबे समयुग्मजी का मतलब कैपिटल टी, जिसमें से 2 लंबे विषम युग्मजी कैपिटल टी स्मॉल टी, सही बात है, और एक जो है वो बोना था स्मॉल टी। तो अपना जो है सी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर चले तो अगला क्वेश्चन देखो क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनना है हम लोगों को, और सबसे पहले दे रखा है इनका जो है हम लोगों को मैच करना है कॉलम 1 और कॉलम 2 को, और फिर सही विकल्प चुनना है। ठीक है, तो पहला है अपना देखो प्रभाविता। क्या है, प्रभाविता, सॉरी एक मिनट, प्रभाविता क्या होती है, देखो पहला है अनेक जीन एकल लक्षण का नियंत्रण करती है, नहीं ये तो प्रभाविता नहीं होती है। दूसरा देखो क्या है, विषम युग्मजी जीव में केवल एक ही एलील स्वयं को अभिव्यक्त करती है, बिल्कुल सही बात है, यही तो प्रभाविता होती है। प्रभाविता जैसे एक है कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तो इसमें ये जो कैपिटल टी लंबे वाली जीन है ये बोनी वाली जीन है, लेकिन इनमें से जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी पर क्या होती है, प्रभावी होती है, इसीलिए तो ये लंबा होता है, यानी एक जीन दूसरी जीन पे प्रभावी होती है। तो विषम युग्मजी जीव में केवल एक ही एलील स्वयं को अभिव्यक्त करती है, वो होती है प्रभाविता, यानी कि ए में होगा 2। दूसरा है सहप्रभाविता। सहप्रभाविता में क्या होती है, जब विषम युग्मजी जीव में दोनों एलील स्वयं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करती है, वो होती है सहप्रभाविता। देखो विषम युग्म की जीव में दोनों ही एलील स्वयं को पूरी तरह अभिव्यक्त करती है, जैसे ए बी ब्लड ग्रुप में ए और बी, आई बी ये जीन होती है, तो इसमें ए बी ब्लड ग्रुप बनता है, दोनों अपने आप को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करती है। तो ए में 2 था, बी में 3 है। बहुप्रभाविता क्या होती है, बहुप्रभाविता देखो अनेक जीन एक लक्षण को नियंत्रण करती है, अनेक जीन बहुत सारी है, एक लक्षण को नियंत्रण कर रही है, तो इसे हम लोग बहुजीनी वंशानुगति कहते हैं, तो एक में होगा डी। ठीक है, इसी तरीके से जो बहुप्रभाविता है वो क्या होगा, एक जीन अनेक लक्षणों का प्रभावी करता है, वो बहुप्रभाविता। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर चले, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टेस्ट क्रॉस में F1 द्विसंकरमखिया शामिल थी, रिकॉम्बिनेंट प्रकार की संततियों की तुलना में जनक प्रकार की संततियाँ अधिक उत्पन्न हुई, इसके संकेत मिलते हैं कि, तो इसके संकेत किससे मिलते हैं, देखो पहला है 2 जीन
दो जीन संलग्न है और एक ही गुणसूत्र पर विद्यमान है, बिल्कुल। तो पहला ही अपना करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद। थोड़ी सी मैं आप लोगों को टेस्ट क्रॉस के बारे में बता दूं। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, देखो टेस्ट क्रॉस सबसे पहले बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है, जैसे कि ये है कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब हम लोग इनका क्रॉस करवाते हैं तो हमें F1PD में कैपिटल टी स्मॉल टी मिलता है, ठीक है। अब इस कैपिटल टी स्मॉल टी, सॉरी हाँ, इस F1PD का अगर मैं पेरेंट से क्रॉस करवाता हूँ, कौन से पेरेंट से, अगर होमोलोगस या समयुग्मजी प्रभावी से, तो यह कहलाता है आउट क्रॉस। क्या कहलाता है, आउट क्रॉस। और इसी F1PD का मैं अगर पैतृक पीडी समयुग्मजी अप्रभावी से करवाता हूँ तो ये कहलाता है टेस्ट क्रॉस। क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस। और इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम लोग कहते हैं बैक क्रॉस। क्या कहते हैं, बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस क्लियर है। बैक क्रॉस में आउट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस आता है। टेस्ट क्रॉस में F1PD का क्रॉस समयुग्मजी अप्रभावी से, आउट क्रॉस में समयुग्मजी प्रभावी से, ठीक है। तो ये है आउट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस जो है वो जीनों को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो। निम्नलिखित में कौन सा हीमोफीलिया का सबसे अधिक उपयुक्त वर्णन प्रस्तुत करता है। तो हीमोफीलिया जो है, देखो गुणसूत्रीय विकार, प्रभावी जीन का विकार, अप्रभावी जीन का विकार, एक्स लिंक रिसेसिव जीन विकार। तो हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये जो है वो एक्स लिंक रिसेसिव जीन के विकार है। तो डी अपना करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप लोगों में से लगभग सबको ये क्वेश्चन तो आता ही होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 21। एक विद्यार्थी द्वारा किसी मैदान में एक प्लांट लाया जाता है। उस कोशिका की टीलोफेज अवस्था को देखने पर पाया गया कि उसकी टीलोफेज अवस्था किसी अन्य कोशिका की टीलोफेज अवस्था की तरह नहीं है, ठीक है। उसमें कोशिका पट्टी का निर्माण नहीं होता है और इस प्रकार कोशिका में एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। किसी दूसरी विभाजित कोशिका की तुलना में यह परिणाम दर्शाता है पॉलीप्लॉइडी बहुगुणिता, हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। कि एक ही कोशिका में एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं, पॉलीप्लॉइडी बहुगुणिता। डी करेक्ट होगा। आता है, बहुत अच्छी बात है, आना भी चाहिए क्योंकि इजी है। मैक्सिमम लोग जो सिलेक्टर बच्चे हैं वो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ेंगे ही नहीं, तो आना चाहिए। नहीं आता है तो याद कर लो क्योंकि अभी इतना ही टाइम है अपने पास। आए तो फोड़ो, नहीं आए तो छोड़ो, याद करो, मज़े करो। देखो क्वेश्चन नंबर 22। मेंडल के पौधे पर अपने आदर्श प्रयोग में मेंडल ने किसका उपयोग नहीं किया। फिर से देखो वही मेंडल आ गया। मेंडल तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फली की लंबाई पर मेंडल के प्रयोग थे नहीं। फली की स्थिति फली का कलर और फली की जो आकृति है उस पे बात थी, लंबाई का कोई नहीं था। पौधे की लंबाई जरूर थी, तो उपयोग किस पर नहीं थे मेंडल के, फली की लंबाई पर नहीं थे। तो ए ही अपना करेक्ट है, बाकी तीनों पर थे। अगला क्वेश्चन देखो। एक वर्णांध व्यक्ति सामान्य दृष्टि वाली ऐसी महिला से विवाह करता है जिसके परिवार का कोई भी सदस्य वर्णांध नहीं है। इस दंपति के पोते के वर्णांध होने की संभावना क्या होगी। तो देखो वही करना है जो हर बार करते आ रहे हैं, क्या कि जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे करते जाओ, आंसर आ जाएगा। देखो क्या है, एक वर्णांध व्यक्ति यानी उसका जीनोटाइप है XCY, ठीक है। सामान्य दृष्टि वाली ऐसी महिला से विवाह करता है जिसके परिवार में कोई भी सदस्य वर्णांध नहीं है। और अगर महिला के परिवार में वर्णांध सदस्य कोई भी नहीं है तो उसका जो जीनोटाइप आएगा वो आएगा XX, बिल्कुल नॉर्मल, वाहक भी नहीं आएगी।
देखो महिला रोगी कब होती है, महिला रोगी कब होती है, तो जब XC दोनों ही जो जीन पर कलर ब्लाइंडनेस की जीन आती है, दोनों X क्रोमोसोम पर, तब महिला में डिजीज होती है, पुत्री में डिजीज होती है। वरना अगर किसी एक क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंडनेस की जीन है, एक पर नहीं है, तो वो केवल वाहक की तरह काम करती है, वेक्टर की तरह काम करती है। ठीक है, ये बात आप लोगों को पता होगी, फिर भी मैंने बता दी, एक बार रिपीट कर दी है। ठीक है, तो हम लोगों को जो क्वेश्चन के हिसाब से ये और ये जीनोटाइप मिला है। ठीक है, अब बताना है कि परिवार में कोई कि दंपति के पोतों के वर्णांध होने की क्या संभावना होगी। तो देखो, इससे अगर हम लोग जनन करवाएं तो संतति हम लोगों को क्या मिलेगी, वो हम लोगों को संतति, देखो एक मिनट रुको, सॉरी, कहाँ गए रे, कहाँ गए भैया, कौन सा क्वेश्चन था भैया, यही था। ठीक है, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को, सॉरी एक मिनट, क्या हो रहा है ये, ठीक है, तो हम लोगों को जो जीनोटाइप मिलेगा वो ये मिलेगा XCX, यानी जो दोनों पुत्रियां मिलेगी वो दोनों पुत्रियां कैसी है, वाहक मिलेगी। इसके अलावा जो नर मिलेंगे वो दोनों ये मिलेंगे XY, यानी पुत्र जो है वो सामान्य होंगे, और जो पुत्री मिलेगी वो दोनों ही वाहक होगी, पुत्री दोनों ही वाहक होगी। ये पुत्री है, यानी पुत्री का जीनोटाइप ये है, दोनों पुत्री का XCX। अब इसके अंदर अपना क्या है कि पोतों की संख्या बतानी है कि पुत्रों की संख्या कितनी संभावना होगी। तो देखो, मान लो हम लोगों ने इसका क्रॉस करवा दिया एक सामान्य नर से, तो उसमें ये जो है वो वाहक मादा आएगी, ये XCY, रोगी पुत्र वर्णांध पुत्र, सॉरी, ये नॉर्मल फीमेल आएगी, और ये नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल नर आएगा, नॉर्मल पुत्र, सामान्य पुत्र। तो जो डिजीज़ वाले पोते हैं वो कितने आए थे, 25% आ रहे हैं, ओनली कितने आ रहे हैं, 25%, तो 0.25, कौन सा आंसर होगा रे, अरे क्या हो रहा है, तो C ऑप्शन अपना करेक्ट आएगा इसका आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलो। देखो, काफ़ी क्वेश्चन बाकी है तो थोड़ा सा स्पीड पकड़ते हैं अब हम लोग। देखो, अगला क्वेश्चन 2015 का ही है। सहलगनता लिंकेज शब्द किसके द्वारा किसने प्रयोग किया था। तो देखो, लिंकेज जो वही TH मॉर्गन, और अपने प्रयोग जो वो किस पर किए थे, ड्रोसोफिला पर किए थे, फल मक्खी पर अपने प्रयोग किए थे। तो इसका आंसर जो है वो कौन सा होगा, TH मॉर्गन, C करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28। एक मनुष्य जिसका पिता वर्णांध है। देखो, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया में कोई भी कंफ्यूजन मत रखना, बस इतना ही करना है अपने को कि कलर ब्लाइंडनेस में जहाँ पर यहाँ पर हम लोग C लगाते हैं, कलर ब्लाइंडनेस की जीन लगाते हैं, वहीं पर अगर हम लोगों को हीमोफीलिया की जीन लगानी है तो H लगा देंगे। बाकी दोनों में सेम ही तरीके से हम लोगों को काम करना है। ठीक है, तो ये कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता और हीमोफीलिया के अंदर सिमिलरिटी है, क्योंकि दोनों ही X लिंक रिसेसिव डिजीज़ है। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या है, फिर से वही कलर ब्लाइंडनेस का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है अब आप लोग खुद करोगे, और इसका आंसर जो है अपना 50%, C ऑप्शन अपना करेक्ट आएगा। इसका C था, इसका भी C आंसर 50% आएगा। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से प्रैक्टिस करोगे, अगर नहीं होता है तो कमेंट कर बताना, मैं आप लोगों को इसका अलग से वीडियो सॉल्यूशन दे दूँगा। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से एक नारी जो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित है, कर ली थी बात, क्या आएगा आंसर, 45 गुणसूत्र XO के साथ, बोला था ना, किया था पीछे, बस तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 देख लो, 30 नंबर क्वेश्चन। स्केवेश के फल का रंग किसका उदाहरण है। प्रभावी प्रबलता का एग्जाम्पल है B, याद रखना है और कुछ नहीं है, B करेक्ट होगा। ठीक है,
फिर से अगला क्वेश्चन देखो, ब्लड ग्रुप पर है और ये क्वेश्चन जो है आप लोग खुद से करोगे, ठीक है, क्योंकि ब्लड ग्रुप की भी मैंने काफ़ी बात कर ली है। और नहीं बने तो कमेंट कर कर बताना, मैं आप लोगों को अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा इन क्वेश्चन पर जो मैं नहीं बता रहा हूँ। आंसर जो है वो इसका होना चाहिए 31 का सह प्रभाविता। अगले क्वेश्चन पर चलो देखो अगला नीट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक परिवर्तनशील गर्भ में एमनियोसेंटेंसिस द्वारा निम्नलिखित में से किसकी पहचान नहीं की जा सकती है। तो देखो एमनियोसेंटेंसिस से जो है वो पीलिया या जॉन्डिस की जांच नहीं की जा सकती है। देखो सीधा सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा ना कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। पीलिया अपना इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसके अलावा क्लाइनफिल्टर, डाउन सिंड्रोम, गर्भ का लिंग, ये एमनियोसेंटेंसिस द्वारा हम लोग पता लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जेनेटिक जो डिजीज़ है वो इसके द्वारा पता लगाई जा सकती है। आनुवांशिक डिजीज़ का भ्रूण में पता लगाया जा सकता है। पोलियो जो है वो एक लीवर जो है वो सही से काम नहीं करे तब होता है। पोलियो नहीं, सॉरी, पीलिया जॉन्डिस, जिसमें एमनियोसेंटेंसिस का कोई भी काम नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 33। ऐसे प्रसंकरण के द्वारा कौन सा मेंडलीय विचार प्रदर्शित होता है जिसमें F1PD दोनों ही जनकों से मिलती है। F1PD दोनों ही जनकों से मिलती है। आप लोग खुद करोगे इस क्वेश्चन से, आंसर जो वो सह प्रभाविता है, ठीक है। नहीं बने तो बता देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे जिन पर हम लोगों ने बात की है। हीमोफीलिया के बारे में गलत कथन चुनना है। एक लिंग संलग्न रोग है, बिल्कुल एक्स लिंक रिसेसिव, एक्स संलग्न अप्रभावी रोग है, तो ए तो सही है। हम लोगों को क्या चुनना है, गलत, ठीक है। देख लेते हैं, अप्रभावी रोग है, बात कर ली। एक प्रभावी रोग है, गलत है, बोल रहा हूँ बार बार, अप्रभावी है, एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है, एक्स संलग्न अप्रभावी रोग है। अगला क्वेश्चन देखो, नीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है वो देखो। फिर जनकों द्वारा युग्मकों का उत्पादन, जाइगोट निर्माण और F1 और F2 पादपों को निम्नलिखित में से किस चित्र द्वारा समझाया जा सकता है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग ही इसका आंसर देंगे। जल्दी से कमेंट कर आंसर दो। इसे हम लोग किससे दर्शाते हैं, पुन्नेट स्क्वायर या पुन्नेट वर्ग, हिंदी में बोले तो पुन्नेट वर्ग बोल देंगे। डी ऑप्शन करेक्ट होगा, सबको आता है क्वेश्चन ये। नीट 2021 का क्वेश्चन फिर से बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखो, यदि एक डीएनए अणु में एडेनिन की मात्रा 30% है तो थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन कितने प्रतिशत होंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, चारगाफ के रूल पर आधारित है। अगर आप लोगों को चारगाफ का रूल पता है तो ये आप लोग बिल्कुल आसानी से कर लोगे। देखो चारगाफ क्या कहता है, चारगाफ कहता है एडेनिन प्लस ग्वानिन बराबर होते हैं साइटोसिन प्लस थाइमिन के। कुल मिलाकर बात है, ये है प्यूरिन, ये है पिरिमिडिन। तो चारगाफ रूल कहता है प्यूरिन बराबर होता है पिरिमिडिन के, या एडेनिन प्लस ग्वानिन बराबर होता है साइटोसिन प्लस थाइमिन, ठीक है। इतना कर लोगे। अब देखो इसने क्या कहा है कि ये 30% है, तो बाकी का परसेंटेज बताना है कितना होगा। तो देखो, एडेनिन से डीएनए में कौन जुड़ता है, थाइमिन जुड़ता है, यानी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से एडेनिन से थाइमिन जुड़ता है, तो जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा। ये 30% है तो थाइमिन भी 30% होगा। इसके बाद बचा हुआ 60% जो है वो ग्वानिन और 60% तो ये हो गए हैं, बचा हुआ 40% ग्वानिन और साइटोसिन होंगे, जिसमें से 40 में से हाफ ग्वानिन होगा यानी 20% और हाफ ही साइटोसिन होगा 20%। तो ऐसा ऑप्शन देख लो किस में होगा।
ये दो तो ऊपर वाले तीनों ही कट हो जाएंगे, क्योंकि इनमें थायमिन का परसेंटेज 20 बता रखा है, जबकि थायमिन 30 और बाकी दोनों 20-20%, तो डी करेक्ट होगा। कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है ना? क्लियर है पूरा क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखो फिर से, ये क्वेश्चन ही आधा ही आया है क्या? नहीं, पूरा है, देख लो। नीट 2020 का क्वेश्चन है। जीन आई जो एबीओ रक्त समूह है वर्ग को नियंत्रण करती है। जीन आई जो एबीओ रक्त समूह वर्ग का नियंत्रण करती है, गलत कथन हम लोगों को चुनना है। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करोगे। एबीओ ब्लड ग्रुप है, कोई बिल्कुल सिंपल आते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप के क्वेश्चन, और बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। और फिर भी किसी से अगर नहीं बने तो कमेंट कर कर ज़रूर बता देना, मैं आप लोगों को करके बता दूंगा, वो टेंशन मत लेना, शर्माना मत। अगला क्वेश्चन देखो, नीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक नर और मादा दोनों सिकल सेल एनीमिया दात्र कोशिका अरक्तता के लिए विषम युग्मजी हैं के संकरण से उत्पन्न संतति का कितना प्रतिशत रोगजनक होगा? सिकल सेल एनीमिया दात्र कोशिका विषम युग्मजी है। देखो सिकल सेल एनीमिया जो है वो क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन के कारण होता है, और जो है ए लिंग अप्रभावी, क्या ए लिंग ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोगों को बताना है कि जो जीन के लिए विषम युग्मजी है, नर और मादा दोनों विषम युग्मजी है, यानी क्वेश्चन पढ़ो और आंसर करो। नर और मादा दोनों विषम युग्मजी है, मतलब ये है ए लिंग रिसेसिव डिजीज है। तो देखो एक आएगा ये ए और ए, एक आएगा ये। अब मैंने कहा ऑटोसोमल रिसेसिव, ए लिंग अप्रभावी है, यानी कि जिसमें दोनों जीन स्मॉल आएगी वही रोगी होगा, अदरवाइज रोग नहीं होगा। तो इनमें देखो कैपिटल ए, दोनों में कैपिटल ए, यानी प्रभावी है ये जो है इस पर प्रभावी है स्मॉल वाले पर। तो जो कैपिटल ए जिसमें आ गया वो रोगी नहीं होगा। एलिंग अप्रभावी का मतलब है कि दोनों जीन अप्रभावी होगी तभी रोग होगा, यानी केवल 25% ही जो है संतति वो रोग युक्त होगी। तो डी अपना करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है बिल्कुल? अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो 2019 में आया हुआ। एक आनुवांशिक विकार है जिसमें एक व्यक्ति में मुख्यतः पौरुष विकास होता है और मादा के लक्षण होते हैं और बांझ होता है। किया हुआ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लगता है ना किया हुआ आया हुआ क्वेश्चन है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम था, क्या था? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। पहला क्वेश्चन, पहला या दूसरा क्वेश्चन ही था शायद अपना। तो चलो इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो भी कंप्लीट हुआ, और वीडियो के साथ साथ अपना जो बायो का पूरा नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बायोलॉजी के 38 चैप्टर टोटल कंप्लीट होते हैं। इसी बात पर लाइक तो बनता है, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैंने आप लोगों को हिंदी मीडियम में टोटल बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिए। ठीक है, अब हम लोग कुछ नया शुरू करेंगे, जिसमें अगर कोई भी 2023 के लिए तैयारी करता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बायोलॉजी में इतनी अच्छे पॉइंट कवर करवाऊँगा, इतने अच्छे शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को दूंगा, बहुत शॉर्ट ट्रिक कि आप लोग भी कहोगे बायोलॉजी बिल्कुल आसान हो गई। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।